नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। जी, तो चलिए अगली बात शुरू करते हैं। आज दरअसल मैंने दो स्टोरीज पढ़ी, एक न्यूयॉर्क टाइम्स में थी और एक इकोनॉमिस्ट में थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी का लब्बो-लुआब मैं आपको बताता हूं। उनका कहना था, मैंने पॉइंट्स को नोट किए। 5 days after the attack, India has not officially identified any group as responsible for this attack, and it has publicly presented little evidences to support its claim that Pak is behind it। मतलब कहने का मतलब ये कि एक तो कौन सा ग्रुप है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑफिशियली उसे आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। जो टीआरएफ की बात कही जाती है वो कही जा रही है, लेकिन ऑफिशियली आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स ने कही है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान इसके पीछे है, इसको लेकर के एविडेंसेस बहुत मामूली से हैं। तो एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये इसी को लेकर के कि जो ब्रीफिंग 100 एम्बेसडर्स को या देशों के जो एम्बेसडर्स हैं उनको विदेश मंत्रालय में बुला करके उनको ब्रीफ किया गया, तो इनका कहना है कि इंडियन ऑफिशियल्स डिस्क्राइब पाक्स पास्ट पैटर्न्स ऑफ सपोर्ट ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स टारगेटिंग इंडिया। मतलब उनका कहना है पाकिस्तान इस समय के कोई उनके पास एविडेंसेस नहीं है, पिछला रिकॉर्ड बताते हैं कि देखिए तब ऐसा किया था, तब ऐसा किया था, तब ऐसा किया था, इसलिए पाकिस्तान ने इस बार भी पाकिस्तान ने ही किया होगा। और ये जो है दूसरी बात कि इन्वेस्टिगेशन अभी पूरे नहीं हुए हैं। इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो चल रहे हैं और ब्रीफ एक जो छोटा सा वो आता है कि टेक्निकल एक इंटेलिजेंस है जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस थोड़ी सी ऐसा जो पाया गया लाहौर के पास और सिंध में, कराची के पास, लेकिन वो कंक्लूसिव नहीं है। और एक और बात इसमें है कि एक तो ये रेफरेंस है, दूसरा कि फेशियल रिकग्निशन। लेकिन एनआईए ने जो जांच करनी उसने शुरू की है। आज के अखबारों में ये खबर है, सुबह के अखबारों में, कि जो शुरुआत में 4 लोग जिनको बताया जा रहा था, संदिग्ध बताया जा रहा था, इस हमले में शामिल लोगों को बताया जा रहा था, वो इस हमले में उनका कनेक्शन नहीं है। ये खबरें इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स में छपी हुई हैं। तो एक तो ये, फिर इसके बाद कि न्यूयॉर्क टाइम्स का ये कहना है उसने स्टोरी में कि लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस, एक बड़े उससे उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं है कि पाकिस्तान इसमें शामिल है, और सो इंडिया नीड्स मोर टाइम टू गैदर इन्फो बिफोर स्ट्राइक पाक। जो देर हो रही है उसकी वजह बड़ी ये बताई गई है कि चूंकि हमारे पास अभी बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं है, उनको तलाशने की कोशिश की जा रही है, और जैसे ही वो एविडेंसेस हाथ में लगेंगे तो शायद तेजी आ जाए। और दूसरा ये भी हो सकता है, इनका कहना है कि भाई इंडिया इस समय के जो केओटिक वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें इंडिया को लगता हो कि इसकी जरूरत नहीं है और वो अपने हिसाब से तैयारी कर रही हो, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है, ऐसा दिख नहीं रहा है। और दूसरा ये कि एक और खास बात है, ईरान और सऊदी अरबिया जो दोनों ही भारत के भी खास हैं और पाकिस्तान से भी जिनका अपने अपने रिश्ते हैं, उन दोनों ने बात की है, दोनों देशों से बात की है, और इन दोनों ने ये कोशिश की है कि भाई लड़ाई नहीं हो, और मध्यस्थता की भी पेशकश ईरान के विदेश मंत्रालय ने तो सार्वजनिक तौर पर कर दी है कि अगर जरूरत है तो हम बीच बराव करने को तैयार हैं, बातचीत करने को तैयार हैं। तो एक तो ये, दूसरा यूनाइटेड नेशंस और यूरोपीय यूनियन ने जो कहा है वो संयम और संवाद, मतलब एक तो संयम बरतें दोनों देश और डायलॉग होना चाहिए, बातचीत से चीजें हल होनी चाहिए। ये, और यूनाइटेड नेशंस और यूरोपीय यूनियन एक बड़ा ब्लॉक है, पावरफुल ब्लॉक है। तो ये दोनों, इसके अलावा जो मेजर पावर्स हैं अमेरिका और चाइना, तो अमेरिका जो है वो, ये दोनों ही देश बहुत सारे इश्यूज हैं। आप देख रहे हैं अमेरिका किस तरह से फंसा हुआ है
कि एक तो टैरिफ वार जो उसने शुरू किया है उसमें तमाम दिक्कतें हो रही हैं उसको, उसे यू टर्न लेने पड़ रहे हैं, विड्रॉ करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो यूक्रेन को लेकर के उन्होंने क्लेम किया था कि हम 100 दिन में युद्ध बंद करा देंगे, गाजा को लेकर के जो थी, इन सब चीजों में फंसा हुआ है और कुछ भी वैसा हो नहीं पाया है। और चाइना दूसरी तरफ जो ट्रेड वॉर शुरू किया अमेरिका ने, ट्रंप ने शुरू किया, वो उसमें फंसा हुआ, वो अपनी तैयारी उस तरह से, क्योंकि स्टेक्स बहुत ज्यादा है दोनों के। तो एक तो ये बात हुई, और दूसरा कि अब हो क्या रहा है कि इन देशों ने, जैसे चाइना के विदेश मंत्री जो हैं उन्होंने बात की पाकिस्तान से, लेकिन वो बात हुई, पाकिस्तान ने उनको कहा कि हम बात करना चाहते हैं तो बात कीजिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बात की है, और वो पाकिस्तान के साथ हैं, ये बात तो बहुत साफ, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि उसके चाइना के बहुत इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में, लेकिन एट द सेम टाइम चाइना जो है वो इस बात का पक्षधर होगा कि वो लड़ाई चाहेगा, वो पाकिस्तान के साथ खड़े होकर के या पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा लड़ाई में, या पाकिस्तान को प्रेरित करेगा कि तुम ठीक है, चिंता मत करो, उतर जा बेटा, हम हैं पीछे, हम तुमको सब सपोर्ट करेंगे। हमें नहीं लगता। दोनों देशों को चाइना कोशिश करेगा कि ये इस स्थिति में नहीं पहुंचे। कंट्रोल अगर होना भी है तो बहुत कंट्रोल सीमित उसमें हो। लेकिन दिक्कत यह है कि अपने देश में जो जो बात है वो ये कि अपने देश में प्रॉब्लम एक और है। वो प्रॉब्लम ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह का 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बड़ी स्ट्राइक, जो यहाँ पेंट किया गया कि भाई बहुत सक्सेसफुल, बहुत सारा, बालाकोट में तो सब नष्ट कर दिया गया था, ये सारी बातें अपने यहाँ यही कही गई, और जिन लोगों ने सवाल पूछे उनको देश विरोधी, देशद्रोही कह दिया गया। लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी वो बात लिखी है, और जो सच बात है वो बात ये कि 2019 का किस्सा क्या था। 2019 में 300 किलो आरडीएक्स पुलवामा में हमारे सीआरपी के कन्वॉय में एक गाड़ी 300 किलो आरडीएक्स लेकर के भिड़ गई। 40 जवान शहीद हुए, 40 या 42 जवान शहीद हुए। आज तक ये नहीं पता चला कि ये गाड़ी कैसे वहां पहुंची, कोई जांच नहीं हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन, क्या है, कुछ नहीं पता। अब जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक में भी कुछ नहीं, पाकिस्तान ने कहा कि कुछ हुआ ही नहीं है, और अपने यहां कहा गया कि बहुत बड़ा बालाकोट में आतंकियों का एक ट्रेनिंग कैंप था, उस कैंप को नष्ट कर दिया गया। कितने आतंकी नष्ट कर दिए गए, लेकिन वो कहीं चीजें दिखाई नहीं दी, उसके एविडेंसेस कहीं नहीं दिखाई। उसके बाद जो एक एयरफोर्स वाला मामला हुआ कि पाकिस्तान F-16 आया, हम ये जो बहुत शॉर्ट वो था, लेकिन उसमें सामने क्या चीजें आई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात को लिखा है कि भाई हुआ ये उसमें कि हमारा जो जेट था उसे मार गिराया गया, और हमारा विंग कमांडर अभिनंदन उसे पकड़ लिया गया। वो तो अपने जेट से कूद गया तो नीचे आ गया, और वही जेट नष्ट हो गया। तो कुल मिला के है क्या ये। लेकिन ये सवाल अगर कोई पूछे, तो मैं भी कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो लिखा है वो बता रहा हूं, सवाल है इस पर। तो कहने का तात्पर्य ये कि न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि जिस तरह से इनको प्रस्तुत किया गया, तो मोदी चाहेंगे कि इससे बड़ा कुछ मामला हो जो दिखाई दे, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स के लिए जरूरी है। तो ये अच्छा, इसके अलावा एक बात और है कि जो पूरी इंफॉर्मेशन है, जो केस बनाने का मामला है पाकिस्तान पर या लश्कर तैयबा पर, लश्कर तैयबा का हाथ होगा, टीआरएफ का हाथ। टीआरएफ ने बाद में अपने कहा कि नहीं नहीं हमारा हाथ नहीं है, लेकिन ये हो सकता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का दबाव रहा हो, उस दबाव में उन्होंने कहा हो कि हमारा हाथ नहीं है। लेकिन शुरू में तो उन्होंने कह दिया था, और वो जो लोग थे वो कैमरे माउंट करके आए थे कि जिससे सारी फोटो, उसकी वीडियोग्राफी हो जाए।
और जो पूरा तौर तरीका था वो अलग था। हालांकि आज मैं नजम सेठी को सुन रहा था, करण थापर के साथ, नजम सेठी एक उल्टी कहानी कह रहे थे। वो उल्टी कहानी कह रहे थे, पाकिस्तान में लोग समझ रहे हैं कि ये जो है डीप स्टेट का किराया धरा है यहाँ पर। तो खैर उस पर नहीं जाते हैं कि नजम सेठी क्या कह रहे थे और पाकिस्तान के लोग क्या सोच रहे हैं। पाकिस्तान के लोग दरअसल जितना यहाँ लोग उद्वेलित हैं उस तरह से उद्वेलित नहीं है, कम से कम ये मैं उससे समझ पाया। और दूसरा कि बहुत ज्यादा कुछ होगा या नहीं होगा, कुछ बहुत ज्यादा नहीं पता, उससे बहुत चिंतित नहीं है। तो ये एक तो कितने आतंकी इस हमले में शामिल थे, इसको लेकर के भी कोई ठोस सूचना अभी तक नहीं। कभी पहले 5 आए थे, फिर 7 आए, फिर कुछ आना बंद हुआ। 7 हैं कि 5 हैं कि 6 हैं, कितने थे ये भी कंफर्म नहीं है। तो एक जैसे एक इसने कोट किया है डेनियल मार्के, प्रोफेसर डेनियल मार्के जो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के हैं। इनका कहना है कि भाई इसमें होगा क्या। इन्होंने एक डिप्लोमेट के हवाले से एक बात कही है और खुद भी कहा है कि जो इस बार जैसे 2019 में जो कहानी हुई थी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी जैश ए मोहम्मद ने। इस बार जो कहानी हुई है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू में तो एलईटी ने तो ली नहीं, लश्कर तैयबा ने, टीआरएफ ने ली, फिर बाद में विड्रॉ कर ली। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ली थी उनके दोनों के मैंने वो देखे थे, क्या बोलते हैं, लेटर हेड, वो लेटर हेड भी अलग अलग थे। तो उससे भी एक कंफ्यूजन है। जब उसने विड्रॉ कर ली, विड्रॉ हो पाकिस्तान के कहने पे की होगा, आईएसआई के कहने पे किया होगा, वहां की सेना के कहने पे किया होगा, जिसमें इस तरह का केस बिल्ड नहीं हो पाए। लेकिन ये जो है चीजें थोड़ा इस तरह की हैं जिसके चलते कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ रही है। और अमेरिका ने जो बात कही, अमेरिका ने ये तो कहा है कि हम साथ में हैं, जैसे चाइना ने कहा है पाकिस्तान हमारा दोस्त है, वैसे ही अमेरिका ने कहा है। लेकिन अमेरिका, ट्रंप ने जो बात कही है उसमें कुछ ऐसा नहीं बोला है। उन्होंने कहा ये लोग कैपेबल हैं, आपस में निपट के बात कर लेंगे वो। और दूसरा उसको हल्का इस तरह से कर दिया कि 1000-1500 साल से इनकी लड़ाई चल रही है। अरे भाई 47 से पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं, तो लड़ाई कहां से चल रही है। और 47 से पहले कोई हिंदू मुसलमानों की भी लड़ाई इस तरह से नहीं चल रही थी कि आप कहेंगे साहब 1500 साल से ही लड़ाई चल रही है। तो 1500 साल का मतलब तो ये हुआ कि जब से इस्लाम आया है उससे थोड़ा पहले से ही लड़ाई चल रही है, तो ऐसा तो है नहीं। तो उसमें भी थोड़ा गंभीरता उस तरह से नहीं दिखाई देती है ट्रंप के उसमें। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से जो बयान है कि वो भारत के साथ है, ये तो है। तो एक डिप्लोमेट जिसने अपना नाम नहीं बताया, उसके हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये बात कही है कि उसने एक सवाल उठाया है, उस सवाल को उन्होंने छापा है। वो सवाल ये है, क्या पास्ट पैटर्न्स के आधार पर, पास्ट पैटर्न्स मतलब पाकिस्तान ने पहले ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था, इसके आधार पर क्या कोई समझदार देश अपने न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर के खिलाफ फुल फ्लेज्ड युद्ध में जाना चाहेगा? और यह सवाल है, यह बड़ा सवाल है, क्या जाना चाहेगा? अभी मैं नजम सेठी को जो सुन रहा था, नजम सेठी ने एक बात कही, उन्होंने इस सवाल पे, करण थापर बड़े कठिन कठिन सवाल पूछ रहे थे इस सवाल पे, न्यूक्लियर उस पर कि भाई एक मंत्री ने, रेलवे मंत्री या किसने बोल दिया कि हमारे पास बम है, तो बम तो हमारे पास भी है। लेकिन तो उस पर उन्होंने कहा कि जो हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है पाकिस्तान की, वो तो इंडिया फोकस्ड ही है, और उसी के चलते पाकिस्तान ने कभी नो फर्स्ट यूज वाले उस पर साइन नहीं किया। उनका यह है कि अगर पानी रोका गया और उसकी वजह से तबाही हुई पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान इस्तेमाल कर देगा। दूसरा ये कि अगर किसी देश ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया, इतना कब्जा कर लिया कि जिससे लगने लगा कि अब क्या करें, तो हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर देंगे। कराची अगर हमसे काट दिया गया तो हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर देंगे। तो ये तीनों कौन करेगा? किससे इसकी आशंका हो सकती है? तो खैर नजम सेठी वाला बड़ा इंटरेस्टिंग था, उससे काफी चीजें समझ में आई कि नजम सेठी दरअसल
फ्राइडे टाइम्स के संपादक हैं और बीच में वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी, काम चलाऊ चीफ मिनिस्टर भी बनाए गए थे। उससे पहले जब आतंकवाद का दौर चल रहा था उस समय नजम सेठी उन पाकिस्तान की उन चुनिंदा सेन वॉइसेस में से थे जिनको हिंदुस्तान में बहुत ध्यान से सुना जाता है। लेकिन आज जब वो बात कर रहे थे, हालांकि वो ठीक ही बात कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत भड़काऊ बात कर रहे थे, बट वो आज बहुत गार्डेड और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से बात कर रहे थे। तो जो वो बोल रहे थे उससे ये समझ में आता है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट चीजों को किस तरह सोचता है। उसका मतलब ये था कि पाकिस्तान को अगर ऐसा कुछ होता है तो पाकिस्तान में जो बहुत सारी इस समय गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं, ऐसे में उनका जो इस्लामी राष्ट्रवाद है वो सबसे ऊपर आ जाएगा और ये सब जो एकजुटता नहीं दिख रही, सब बंटवारा दिख रहा है कि इधर सिंध अलग जा रहा है, बलूचिस्तान में अलग कहानी हो रही है, दूसरी जगहों पर अलग कहानी हो रही है, पंजाब अपने हिसाब से रहता है, तो और कश्मीर में जो उनके जो कब्जे वाला कश्मीर है, उस कश्मीर में भी कहीं ना कहीं और गिलगित बाल्टिस्तान में भी थोड़ी बहुत आवाजें उठती रहती हैं उनके खिलाफ। तो जब ये स्थिति बनेगी तो ऐसे में पाकिस्तान को और पाकिस्तानी आर्मी को फायदा हो जाएगा, क्योंकि तब ये भावनाएं मजबूती के साथ ऊपर आ जाएंगी। दूसरी बात उनका ये कहना था कि जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, जो जनरल मुनीर जो बात कह रहे थे कि जुगुलर वेन है और जो हिंदू मुसलमान दो मुल्क हैं, ये जो बात कह रहे थे, उनका कहना था ये तो वो बलूचिस्तान के हवाले से कह रहे थे। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि बलूचिस्तान के हवाले से कैसे कह रहे। बलूचिस्तान के हवाले से कोई ये कह सकता है, जैसे उन्होंने कहा कि जो आपके सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो बहुत हॉक हैं, उन्होंने कहा था कि हम ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे, तो उस तरह चल रहा है। तो आप अपना देखिए किस तरह से ये, लेकिन उससे एक समझ में आया कि पाकिस्तान का माइंडसेट कैसा चल रहा है। पाकिस्तान थोड़ा डरा हुआ भी लगता है। डरा हुआ इस लिहाज से लगता है क्योंकि इस समय जो इक्वेशंस हैं, भले चाइना उनके साथ हो, और साथ में बात यह भी है कि चाइना उनके साथ कितना रहेगा, क्या वो अपने जो उसके हाई स्टेक्स हैं, इस समय दरअसल चाइना की स्थिति बड़ी अलग सी है। चाइना मोस्ट पावरफुल इकोनॉमिक पावर के तौर पर उभर गया है, ऐसा मुझे लगता है कि वो अमेरिका से ज्यादा पावरफुल इकोनॉमिक और ट्रेड के मामले में है। अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिका ने इतना जो टैरिफ लगाया, उस टैरिफ से फिर अपने को पीछे नहीं खींचना पड़ता अमेरिका को। अमेरिका खींचना इसलिए पड़ रहा है कि बहुत सारी सप्लाई अमेरिका में इतनी महंगाई हो जाएगी, बहुत सारी चीजें दिक्कत में। हुआ क्या कि पिछले दिनों अमेरिकन, एक किस्सा मैं अपनी बता, जैसे मैं कहता रहता हूं कि यूरोप ने 200-250-300 साल दुनिया को खूब लूटा, खासतौर पे एशिया और अफ्रीका को और साउथ अमेरिका को भी खूब लूटा, और अपने यहाँ ऐश्वर्य वाला जीवन, उनके शहर, कितना भी गरीब देश हो यूरोप का, उसके शहर बड़े लगभग बढ़िया से, बहुत ही भव्य लगता है कि यार शहर हो तो ऐसा ही होना चाहिए कि जिसमें हर चीज विशाल। लेकिन अब उनका पैसा खर्च खत्म हो रहा है। वैसे अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने पहले तो दुनिया में जो टैलेंटेड लोग थे उनको अपने आकर्षित किया, एक खुलापन दिया पूरा कि जो चाहो करो, अपने जो भी सपने हैं वो पूरा करने की जगह अमेरिका ही है। तो जब लोग वहां सपने पूरा करने के लिए पहुंचे, टैलेंटेड लोगों के लिए जगह बनी हो। टैलेंटेड लोग अगर किसी देश में सपने अपने पूरा करेंगे तो देश तो आगे बढ़ेगा ही, और वो सपने पूरा करने का पूरा एपरेटस जो है, पूरी संसाधन अमेरिका ने उपलब्ध कराए। पिछले 20 सालों से करीब क्या हुआ कि अमेरिका में चूंकि संपन्नता जब बहुत ज्यादा होती है तो भाई जैसे मैं ये सुनता था, आप लोग भी सुनते होंगे कि अमेरिका में लोग ड्राइवर नहीं रख सकते क्योंकि ड्राइवर बहुत महंगा होता है, और यहाँ तो थोड़ा सा पैसा आ जाता है, इंडिया में तो लोग ड्राइवर रख लेते हैं। वहां लोग घर पे जो बड़े बड़े अच्छा पैसा कमाने वाले लोग हैं वो भी जो है हेल्प नहीं रख पाते, डोमेस्टिक हेल्प नहीं रख पाते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक हेल्प बहुत महंगी है। तो यही मामला प्रोडक्शन के मामलों में भी हुआ कि लेबर बहुत महंगा है।
तो क्या हुआ, इन लोगों ने अपना जो मैन्युफैक्चरिंग पूरा था उसको, चाइना में चीजें सस्ती थी तो चाइना और एशिया में सब शिफ्ट करने की सोचा कि जिसमें मोटा मुनाफा कमाया जा सके। आज मैं फाइनेंशियल टाइम्स में जब एप्पल की बात हो रही ना कि चाइना में एप्पल बनता है, फाइनेंशियल टाइम्स में एक फुल पेज जो उनका एक एक बड़ी स्टोरी आती है बिग रीड करके, उसमें आज एक स्टोरी है, एप्पल्स मेड इन अमेरिका प्रॉब्लम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वांट्स द आईफोन टू बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन होम टर्फ rather than China, but the complex components and intricate supply chains required demonstrate how unlikely that is. अब इसमें एक ग्राफिक दिया हुआ है, उस ग्राफिक का ये कहना है कि जो 187 सप्लायर्स हैं जो एप्पल द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें से सिर्फ 30 ऐसे हैं जिनकी चाइना में कोई प्रेजेंस नहीं। आप इससे समझ सकते हैं, इसके अलावा जो 2700 डिफरेंट पार्ट्स एप्पल आईफोन के जो होते हैं, उनमें से सिर्फ मतलब इन्होंने लिखा विद ओनली अ हैंडफुल ऑफ दीज कंपोनेंट्स करेंटली मेड इन द यूएस, चाइना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द मेजॉरिटी ऑफ द रेस्ट। तो ये कहानी हर चीज में हुई। जैसे टेस्ला की सबसे बड़ी फैक्ट्री चाइना में, और वो अमेरिकन कंपनी है, उसका मालिक दुनिया का सबसे अमीर आदमी, और वो ट्रम्प का सलाहकार है। तो ये सारी, इसके चलते हुआ क्या कि जो ये लूट, दरअसल ये अमेरिकन लूट थी। अमेरिकन लूट किस तरह से कि आपका सस्ते लेबर का इन्होंने फायदा उठाया और अपने मार्जिन्स बढ़ाए। उसमें चूंकि चाइना जो है एक स्ट्रेटजी के साथ चल रहा था, तो उसका फायदा एक समय के बाद चाइना अपने को मजबूत करने में उसका फायदा लेने लगा, और उसने उन्हीं प्रोडक्ट से जो उसके यहाँ अमेरिकन कंपनीज बना रही थी, बाहर की कंपनीज बना रही थी, उनसे कंपटीशन में अपनी कंपनियां खड़ी कर दी। अब प्रॉब्लम ये, जैसे टेस्ला है, टेस्ला के कंपटीशन में बीवाईडी है, बीवाईडी ज्यादा बिकती है और आपसे जो है वो मार्केट छीन रही है। तो ऐसे और बहुत सारी कंपनियां इस तरह, एआई में भी चीजें शुरू हो गई। अभी क्या हुआ कि जब इन्होंने जब टैरिफ लगा दिया 145%, 245% अमेरिका ने, तो चाइनीज कंपनियों ने, मैन्युफैक्चरर्स ने, खासतौर पे जो हाउस होल्ड सामान होते हैं छोटे मोटे, वो सब बेचने वाले, तो वहां नियम ये है कि जो सीधे जो सप्लाई होती है उस पर कितने तक है, $100 तक की चीजें, उन पर टैक्स नहीं लगता है। तो चाइनीज कंपनियों ने चाइना से भेजना शुरू कर दिया कि आप टिकटॉक और इस सब पे ऑर्डर करो, हम आपको आपके घर पहुंचा देंगे। ये चिंताजनक बना हुआ है वहां के लिए। अब इन सबको देखता, और लोग, चूंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, चाइनीज प्रोडक्ट वहां, और अपने यहां भी देखिए कि जो एक हेयर्स करके कंपनी है जिसके 6-7 साल 8 साल पहले तक उसके प्रोडक्ट बड़े खराब माने जाते थे, अब वो प्रोडक्ट खराब नहीं माने जाते। वो एसी बनाती है, वो रेफ्रिजरेटर्स हैं, बहुत सारे होम अप्लायंसेज हैं। अब हेयर के साथ रिलायंस समझौता कर रहा है, उसमें स्टेक ले रहा है हेयर इंडिया में। तो ये चीजें चल रही हैं। इसके चलते अमेरिका के लिए दिक्कत हो गई और चाइना मजबूत है। अब उस पर आते हैं कि चाइना के स्टेक्स क्या हाई हैं। चाइना दरअसल इस वजह से, इसके अलावा क्या है कि चाइना का जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसमें 141 देश शामिल है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर कई बार मैं ये बात कह चुका हूं, फिर एक बार मैं कह रहा हूं कि चाइना ने जिस तरह से पेंट करता वेस्टर्न मीडिया, मामला वैसा शायद नहीं है। चाइना ने क्या किया, जैसे जैसे पाकिस्तान में ही जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है और जो ग्वादर एयरपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि चाइना ने जो लोन दिया अभी उसको वसूलने लगेगा। जब वो बन जाएगा उसके 20 साल बाद, 15 साल बाद, जो भी टर्म्स हैं, 30 साल बाद, फिर वो पैसा वापस करना है। अब मान लीजिए कोई अफ्रीका का गरीब देश है, जो अपना भारत देश बहुत बड़ा है, तो अपने यहाँ तो 2000-3000 किलोमीटर के लंबे हाईवे चाहिए तब अक्रॉस द कंट्री हो पाएगा।
लेकिन जो ये छोटे छोटे देश होते हैं इनमें 300 किलोमीटर पे 300 किलोमीटर की सड़क अगर बन जाए तो लगभग पूरा देश उसके किनारे हो जाता है, या वो एक देश से दूसरे देश पहुंचने की स्थिति हो जाती है। तो ये काम अगर वो कर रहा है और वहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ा दे रहा है, एक तो ये कि वो अपना मार्केट खुद तैयार कर रहा है, दूसरा ये कि वो 131 या 121 देशों का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, इंक्लूडिंग अमेरिका, यूएस। तो अब आप समझ सकते हैं कि उसकी पकड़ कितनी जबरदस्त तरीके की है। अब ऐसे में जब अमेरिका को अपने जो भी उसने घोषणाएं की, जो भी वो धौंस जमाना चाहता था चाइना पे, वो धौंस जम नहीं रही, तो अपने को विड्रॉ करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके चलते जो अमेरिका में दिक्कतें हो रही हैं वो ट्रम्प के खिलाफ माहौल बन रहा है। तो जो और ऊपर से जो एलन मस्क जैसे लोग हैं, इनके अपने दबाव हैं, इनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, तो उसमें जो चीजें हो रही हैं, चाइना नहीं चाहेगा कि इसके अलावा किसी और चीज में वो फंस जाए। वो अपने घर में, अपने पिछवाड़े में कोई इस तरह का झगड़ा लुक्की लगवा ले कि उसको बुझाते में ही परेशान हो जाए, उसे बुझाने में लगना पड़े उसे, तो लगे ही क्यों लुक्की। और जहां तक मैं समझता हूं अमेरिका का इंटरेस्ट लग जाए तो लग जाए, क्योंकि हमसे क्या, हम तो दूर हैं, इसी बहाने चाइना से जरा हो जाएगा। लेकिन चाइना ऐसा होने देगा, ईरान ऐसा होने देगा, सऊदी अरबिया ऐसा होने देगा, यूएई ऐसा होने देगा? ये पावरफुल देश हैं, ये छोटे मोटे देश नहीं है। ये सब ऐसा होने देंगे मुझे नहीं लगता है, और पूरी स्थितियां ये नहीं कहती हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि कोई लड़ाई हो, और इस तरह की भी हो जाए कि मतलब स्पेक्टेकुलर किस्म का, एक बार का, जैसे बालाकोट हुआ था, उसको जबरदस्त तरीके से उसको पब्लिसिटी कर दी गई थी कि कितना बड़ा हो गया, और प्रधानमंत्री ने बताया कैसे हमने करवा दिया, देर रात तक बैठे हुए थे, बादल थे, और बादल, फिर हमको आइडिया आ गया कि बादल हैं तो रडार काम नहीं करेगा, इसलिए यही मौका है, मत चूको चौहान टाइप। तो एक माहौल बना दिया पूरा, गलत झूठ जो भी बोला, एक माहौल। ये तो मतलब जो ये बात उन्होंने, प्रधानमंत्री ने कही कि साहब हमने कहा कि बादल हैं तो ये मौका है, रडार नहीं पकड़ पाएगा, ये बिल्कुल मतलब क्या बोला जाए, ये बहुत ही अनपढ़ किस्म की बात है। थोड़ा भी जो आदमी 10वीं तक पढ़ा होगा, 12वीं तक पढ़ा होगा, वो उसको भी ये पढ़ा रडार कैसे काम करता है सब पता बता दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद पूरे देश ने भरोसा किया कि हाँ हाँ बारिश में बादल थे, इस वजह से पकड़ नहीं पाया पाकिस्तान। तो वैसा कुछ हो सकता है कि हो जो सीमित, जैसे इन्होंने एक और, हमारे जो एक्स एनएसए हैं शिवशंकर मेनन, इनका वो किया है, इनका कहना है कि साहब चीजें होंगी, क्योंकि मोदी के जो स्टेक्स हैं वो ज्यादा हैं, बड़े हैं, चीजें होंगी लेकिन कंट्रोल्ड रहेंगी। दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये कहना है कि ये अगर टिट फॉर टैट वाला मामला अगर हुआ, दोनों तरफ से चीजें बढ़ गई, तो हो सकता है कि ये बहुत बड़ा रूप ले ले, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा रूप चीन लेने नहीं देगा। चलिए, तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये बातचीत अच्छी लगी, कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट भी लिखिए, और हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी मेंबरशिप लीजिए, तो आप अनब्रेकिंग को ताकत देंगे और हमें अच्छा लगेगा। आप डायरेक्ट सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें सपोर्ट भेज सकते हैं। अनब्रेकिंग इसके लिए आपका आभारी रहेगा। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद।